आज चर्चा करते हैं हम भारत की ऋतुओं के विषय में, यानी ऋतुचक्र। तो इस वीडियो में हम सभी सीजन के बारे में जानेंगे कि क्लाइमेट फैक्टर के अंतर्गत अलग अलग समय में जो हमको अलग अलग सीजन देखने को मिलता है, इसके विषय में जानेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि भारत की जलवायु मानसूनी होती है, तो लेकिन मार्च, अप्रैल और मई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसके पीछे का फैक्टर सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारी पृथ्वी तेज से 1/2 अंश झुकी हुई है और 66 से ही 1/2 अंश का कोण बनाती है। इसी झुकाव की वजह से विभिन्न प्रकार की ऋतुओं का जन्म होता है। और भारत में मुख्य रूप से जो आपके सिलेबस में है 4 प्रकार की ऋतुओं के विषय में बताया गया है कि 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। पहला है ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का सीजन। दूसरा है शीत ऋतु यानी ठंडी, और तीसरा है वर्षा, और चौथा होता है मानसून वापसी। ये 4 सीजन के विषय में बताया गया है। तो मार्च, अप्रैल, मई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जबकि जलवायु वही है, सेम है। जबकि तो इसी जलवायु में दिसंबर, जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंडी भी होती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव स्थलीय भागों में अनुभव किया जाता है। जैसे आपको हमने बताया था, मान लीजिए इधर वाले हिस्से पर सबसे ज़्यादा अनुभव किया, इसके ऊपर वाले हिस्से पर यानी कर्क रेखा के ऊपर, जहाँ कर्क रेखा डिवाइड करती है भारत को 2 भागों में, इसके ऊपर वाले हिस्से में जलवायु का प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ता है, यानी ठंडी, गर्मी और वर्षा। जबकि तटीय क्षेत्र जो होते हैं, यहाँ पर इसका प्रभाव हमको कम देखने को मिलता है। उसके पीछे कारण आपको हम बताते हैं कि यानी इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा स्थलीय भागों में अनुभव किया जाता है, जबकि तटीय क्षेत्रों में ये विविधता जो होती है क्लाइमेट की, वो बहुत कम देखने को मिलती है। और उसके पीछे आप लोगों को हमने बताया था कि जैसे स्थल और जल की विशेषता होती है कि जल की अपेक्षा स्थलीय भाग जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि तटीय क्षेत्र यानी जो जलीय भाग जल होता है वो स्थल की अपेक्षा देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। यानी जब तक ठंडी का सीजन होता है स्थलीय वाले भाग में 3 महीने का, जब तक जल ठंडा होने की कंडीशन में आता है तब तक ठंडी खत्म हो जाती है। यही कंडीशन गर्मी का भी होता है, जब तक गर्मी जल गर्म होने के कंडीशन में आता है तब तक गर्मी भी खत्म हो जाती है। तो इस वजह से टेम्परेचर में तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। आपको हमने बताया ठंडी, गर्मी, वर्षा और मानसून वापसी। तो सबसे पहले आप चर्चा शुरू करते हैं शीत ऋतु यानी ठंडी के विषय में। और हमारे देश में शीत ऋतु का जो प्रारंभ समय होता है वो मध्य नवंबर यानी 15 नवंबर से स्टार्ट होता है और फरवरी तक रहता है, जिनमें स्थलीय भाग पर सबसे ज़्यादा दिसंबर एवं जनवरी में ये ठंडी महसूस किया जाता है। और जैसे जैसे तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने लगता है तो ये घटता चला जाता है। अब दक्षिण में चेन्नई का औसत तापमान इस समय 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यही घट करके
10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच हो जाता है। दिन तो का जो टेम्परेचर होता है वो सामान्य होता है, लेकिन रातें बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। अब इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें भी बहती हैं। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि यहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बढ़ती हैं। आपको हमने बताया था कि वायु हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलती है। तो एशिया महाद्वीप के बगल में जो आपको हमने बताया था अफ्रीका है। अफ्रीका का जो अरेबियन सी है यानी अरब सागर है, अरब सागर में उस समय लो प्रेशर बनता है। तो वहाँ से जो हवाएं यानी जो जग धाराएं होती हैं, जग धाराओं के विषय में पिछले वीडियो में आप लोगों को हमने बताया, जो जग धाराएं होती हैं वो वहाँ से चलती हैं और पाकिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करती हैं और आकर के लास्ट में तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में आपको हमने बताया था जो नवंबर दिसंबर के महीने में वर्षा होती है, वो इन्हीं जलधाराओं की वजह से ठंडी के समय में तमिलनाडु के आसपास में वर्षा कर देती हैं। तो देश के उत्तरी भाग में कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें क्षेत्र से बाहर की तरफ बढ़ती हैं। और शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ के अंतर्गत विशेष लक्षण होता है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर, जैसा कि आपको अभी हमने बताया, एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती हैं तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती हैं और इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात भी होता है। लेकिन प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में लगभग ना के बराबर अंतर होता है, जैसा कि आपको हमने बताया था कि जो ये वाला एरिया होता है चाहे वो अरब सागर हो चाहे बंगाल की खाड़ी, यहाँ वाले क्षेत्र पर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। इसी प्रकार से अगली ऋतु को ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु भारत में मार्च से जून तक रहता है, यानी मार्च से स्टार्ट होता है और जून तक रहता है। इस सीजन में तापमान बहुत ही तीव्रता से बढ़ता है और अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री तक हो जाता है। अब प्रायद्वीपीय भारत में समुद्र, आपको हमने बताया वही चीज फिर यहाँ आ गया कि प्रायद्वीपीय भारत में समुद्र प्रभाव के कारण यहाँ तापमान में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। ग्रीष्म ऋतु में भारत में एक विशेष प्रकार की हवा चलती है जिसे लू के नाम से जाना जाता है और ये विशेष तौर पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में चलती हैं और इन हवाओं की विशेषता होती है कि ये धूल भरी आंधियों के साथ चलती है। अगला सीजन जिसके विषय में कई बार आपको हमने बताया, चर्चा चल चुकी है, वर्षा ऋतु के विषय में। वर्षा ऋतु का आगमन जून के स्टार्टिंग में शुरू होता है। ये उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती हैं और ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत ज़्यादा मात्रा में नमी लाती हैं। आपको हमने बताया था कि जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ लो प्रेशर बनता है, तो लो प्रेशर बनने की वजह से हवाएं यहाँ से बाहर निकलती हैं और यहाँ आकर के अपना रुख मोड़ लेती है, इधर चलती है और फिर इधर चलना शुरू कर देती है। तो
ये हवाएं जब यहाँ प्रवेश करती हैं, ये ठंडी के सीजन की बात होती है, लेकिन गर्मी का सीजन जब आता है तो हवाएं यहाँ से अपना रुख मोड़ लेती हैं, दिशा मोड़ परिवर्तित कर देती हैं। गर्मी के सीजन में यहाँ से चलना शुरू कर देती हैं और यहाँ अरब सागर के पास पहुँचती हैं। तो यहाँ से जब ऊपर उठती हैं तो ये नमी लेकर के जाती हैं, अकेले ना जाकर के अपने साथ नमी लेकर के जाती हैं और फिर आगे चल करके वर्षा करना शुरू कर देती है। लेकिन वर्षा भी आप लोगों को हमने बताया था कि कंटिन्यू नहीं होता है कि जैसे 10-10 दिन 5-5 दिन लगातार चलता रहता है। वर्षा रुक रुक करके होती है और मानसून से संबंधित इस घटना को वर्षा में विराम के नाम से जाना जाता है। अगली जो टॉपिक है मानसून की वापसी। अक्टूबर का महीना आते आते फिर स्थितियां परिवर्तित होती हैं, हवाएं इधर से चलना शुरू कर देती हैं और अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारत में पीछे हटते हुए मानसून की ऋतु पाई जाती है और इस ऋतु में मानसून का निम्न वायुदाब का गर्त कमजोर पड़ जाता है और इसका स्थान उच्च वायुदाब ले लेता है। तो अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है और अक्टूबर नवंबर के 2 महीने एक संक्रांति काल हैं। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ हो जाता है तथा इसके साथ साथ तापमान में या टेम्परेचर में भी धीरे धीरे वृद्धि होना शुरू हो जाती है। दिन का तापमान हाई होता है, रात का टेम्परेचर लो हो जाता है। और अगली जो पॉइंट है वो है वर्षा का वितरण। तो आपको ये भी हमने बताया कि भारत में वर्षा का वितरण एक समान नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो कहीं बहुत कम होती है। पश्चिमी तट के भागों में उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान में इससे सटे पंजाब, हरियाणा और गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो आपको इस तरीके से हमने बताया ऋतुओं के विषय में, ऋतुएं कैसे चेंज होती हैं। जैसे सूर्य मार्च के बाद में यहाँ सीधे कर्क रेखा पर पड़ता है और ठंडी का जब समय आता है यानी अक्टूबर नवंबर का, तो सूर्य की किरणें इधर सीधा पड़ना, ये भाग सीधे में हो जाता है, इधर पड़ना शुरू कर देती है। तो जब इस साइड में सूर्य का प्रकाश होता है विषुववृत्त से ऊपर, तो यहाँ गर्मी होना शुरू हो जाती है, यहाँ ठंडी होना शुरू हो जाता है। और जब सूर्य मकर रेखा के ऊपर सीध में होता है तो यहाँ ठंडी पड़ना, यानी यहाँ अक्टूबर नवंबर का महीना नवंबर दिसंबर का शुरू हो जाता है और यहाँ गर्मी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आपको हमने सीजन के विषय में बताया कि भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, उन ऋतुओं के विषय में बताया, मानसून के विषय में बताया, मानसून वापसी के विषय में बताया। अब आपको हम बताते हैं लास्ट पॉइंट जो है कि मानसून किस तरीके से यूनिटी स्थापित करता है। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि हिमालय अत्यंत ठंडे पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप को सुरक्षा प्रदान करता है। आपको हमने बताया था जो जलधाराएं होती हैं जो अफ्रीका महाद्वीप से चलती हैं उसको ये रोक देता है, उधर ही कर देता है। तो इससे ठंडी से हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है और इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में लगातार तापमान ऊंचा रहता है। और यहाँ 3 तरफ से समुद्र है और समुद्र के कारण यहाँ न ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ज़्यादा ठंडी पड़ती है। इसके अलावा संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्यौहार उत्सव सभी मानसून पर ही डिपेंड करते हैं। हमारे देश में जो जितने त्यौहार मनाए जाते हैं, फसल होता है, वनस्पतियाँ जितनी हैं वो सब मानसून पर ही डिपेंड करता है। साथ ही साथ उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं।
मानसूनी पवनों से हमको जल प्राप्त होता है और जल से कृषि प्रक्रिया डेवलप होती है। तो और नदी घाटियों में इन जलों का संवहन होता है, उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया गया, क्योंकि इन्हें भी मानसून से ही जल प्राप्त होता है अधिकांशतः। तो इस तरीके से हम देखते हैं पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम मानसून करता है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को हम दे रहे हैं, उसको करना है आप लोगों। ये 4 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को करना है। पहला क्वेश्चन है मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। दूसरा क्वेश्चन है जेट धाराएं किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है भारत में मानसून का आगमन कब होता है। और चौथा है मानसून को एकता के सूत्र में बांधने वाला क्यों कहा जाता है। इसको शार्ट में लिखना है। तो इन क्वेश्चन के आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, और टॉपिक से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी आप कमेंट में पूछिएगा। धन्यवाद।